एक आईपीएस ऑफिसर से, जी हाँ, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर 2015 में उनकी मैरिज होती है। एक नॉर्मल एक इंसान से, एक सामान्य व्यक्ति से मैरिज होती है। उनको पब्लिक सॉरी यानी कि पब्लिकली माफी मांगने के लिए बोला गया और उनसे बोला कि सोशल मीडिया पर ही, साथ ही साथ न्यूज़पेपर, ऐसे नेशनल न्यूज़पेपर जो हिंदी और इंग्लिश में छपते हों, एक दिन आपको माफी अपनी उसमें रिलीज करानी होगी और करोड़ों रुपए मुंबई के अंदर एक फ्लैट और साथ ही साथ BMW कार, इन सब चीजों की डिमांड करेगी एलिमनी में। यानी कि इन सभी एक्ट्स का, इन सभी मामलों का यूज किया जा रहा है एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने में। यानी कि 87% मामलों में सजा होती ही नहीं है, या तो केस वापस ले लिए जाते हैं या फिर कोई सबूत नहीं होते, यानी कि झूठे केस का इस्तेमाल यहाँ पर करा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे महिलाओं के बारे में बात करें तो उनकी सुरक्षा के लिए हम बहुत सारे लॉज बनाते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन जब भी कोई कानून ऐसा बनाया जाता है तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मिसयूज के बारे में। जी हाँ, हम लोग जानते हैं 498 जो दहेज के लिए उत्पीड़न होता है महिलाओं का, उनसे बचाने के लिए हमने उस कानून को बनाया। लेकिन उस कानून का भरसक प्रयोग करा गया ससुरालीजन या फिर जो हस्बैंड होता है उसको टॉर्चर करने में, उनको एक्सप्लॉइट करने में उस कानून का भरपूर प्रयोग हुआ। अभी आज हम एक ऐसा मामला देखने वाले, केवल एक केस नहीं देखेंगे, मैं आपको एक प्रॉपर डेटा दिखाऊंगा किस तरह से इस कानून का दुरुपयोग, किस तरह से इसका मिसयूज किया जाता है और कोर्ट के द्वारा कैसे चिंता जताई गई है इस कानून के ऊपर। सभी समस्याओं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया होगा, अपने आसपास देखा होगा। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दरअसल जिस मामले के बारे में आज बात करने वाला हूं वो मामला है एक आईपीएस ऑफिसर से। जी हाँ, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर 2015 में उनकी मैरिज होती है। एक नॉर्मल एक इंसान से, एक सामान्य व्यक्ति से मैरिज होती है। 18 में उनके जो रिश्ते हैं उनमें दरार आती है और वो फिर अलग अलग रहने लगते हैं। पूरा मामला अलग अलग, यानी कि वाइफ की तरफ से 498 यानी कि दहेज का मामला, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारे जो केसेस हैं वो दायर करे गए अलग अलग जगहों पर। रिटेलिएशन में, जिसे हम लीगल रिटेलिएशन कह सकते हैं, उसके जवाब में हस्बैंड के द्वारा भी कुछ जो आरोप हैं वो वाइफ के ऊपर लगाए गए। अलग अलग मामलों में केसेस थे, तो फिर ये केसेस पहुंचे सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये जो पूरा मामला था, यहां पर इस आईपीएस महिला के द्वारा इस 498A का मिसयूज करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी फटकार यहां पर लगाई और इतना ही नहीं, उनको पब्लिक सॉरी यानी कि पब्लिकली माफी मांगने के लिए बोला गया और उनसे बोला कि सोशल मीडिया पर ही, साथ ही साथ न्यूज़पेपर, ऐसे नेशनल न्यूज़पेपर जो हिंदी और इंग्लिश में छपते हों, एक दिन आपको माफी अपनी उसमें रिलीज करानी होगी और साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया पर भी अपना जो माफीनामा आपको जो है शेयर करना होगा। तो यहाँ पूरे मामले के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक महिला आईपीएस अधिकारी को अलग रह रहे पति और उनके परिवार से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। क्या था पूरा का पूरा मामला, आइए पूरे मामले को जांचने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इस केस के बारे में आपको बताता हूं, फिर उसके बाद जो पूरा जो हमारा डेटा है, डेटा के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इस एक्ट का इतना, इस धारा का, इस सेक्शन का इतना ज्यादा मिसयूज यहां पर किया जाता है। 2015 का केस था, जैसे मैंने बताया, आईपीएस ऑफिसर थी ये, उनका विवाह हुआ था, लेकिन फिर विवाह बाद में टूट गया और फिर सारी चीज़ें यानी कि अलग अलग हो गई। यहाँ से इस तरह से जो मैट्रिमोनियल इशू की तरह इन सारी चीज़ों की यहाँ पर शुरुआत होती है। ये जो लेडी थी, आईपीएस ऑफिसर थी, इन्होंने 498A आईपीसी जो डोमेस्टिक वायलेंस है और अन्य धाराओं के तहत कई अलग अलग जो क्रिमिनल केसेस हैं वो फाइल किए थे और वो भी डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर। पति ने भी, जिसे हम कहेंगे कि लीगल रिटेलिएशन है, उसके जवाब में उन्होंने भी कई सारे जो केसेस हैं वो फाइल करे थे। महिला ने तलाक और 1.5 लाख मासिक भरण पोषण के लिए याचिका जो है ये याचिका दायर करी थी। अब एक प्रश्न तो मेरा यहीं पर ये उठता है, एक प्रश्न के बारे में बात करें तो एक प्रश्न तो यही है कि ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर हैं, फिर भी उनको 1.5 लाख रुपए चाहिए भरण पोषण के लिए, पहली चीज तो। हालांकि इस चीज को कोर्ट के द्वारा बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसा ही एक मामला आज मैं पढ़ रहा था, एक जो न्यूज थी, एक आर्टिकल मेरे सामने आ रहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में शायद ऐसा मामला था कि इस महिला ने करोड़ों रुपए मुंबई के अंदर एक फ्लैट और साथ ही साथ BMW कार, इन सब चीजों की डिमांड करेगी एलिमनी में। यानी कि इन सभी एक्ट्स का, इन सभी मामलों का यूज किया जा रहा है एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने में, एक तरह से जो फाइनेंशियल प्रेशर बनाने में, पैसा ऐंठने में, इस तरह के मिसयूज किए जा रहे हैं। हालांकि इस केस में जो 1.5 लाख रुपए प्रति माह की जो डिमांड करी गई थी, उन सारी चीजों को खारिज कर दिया गया। दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की जो मांग है वो करी गई और उसके बाद फिर सारे के सारे जो, यानी कि पूरे केसेस को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सुनवाई करी और यहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है आर्टिकल 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट, आप लोग जानते हैं, उसके पास शक्ति है कि वो पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए भी किसी भी केस को, वो है किसी मामले पर वो सुनवाई कर सकता है। तो कंप्लीट जस्टिस के लिए उन्होंने अपना ये जो आदेश है वो आदेश दिया और दरअसल इस पीठ में थे CJI BR गवई साहब और साथ ही साथ न्यायमूर्ति AG मसीह। उन्होंने विवाह को समाप्त कर दिया, यानी कि तलाक, यानी कि जो डिमांड करी जा रही थी, तलाक तो दे ही दिया। सारे के सारे जितने केसेस थे उन सभी केसेस को समाप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर यह पाया गया था कि जो सेक्शन 498 है उसका मिसयूज यहाँ पर लेडी आईपीएस के द्वारा यहाँ पर कराया गया था।
सार्वजनिक क्षमा याचना का आदेश दिया, जैसे मैंने बताया कि बोला कि आपको 2 न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में जो निकलते हो वहां पर माफी मांगिए, सोशल मीडिया पर माफी मांगिए, सबके सामने माफी मांगिए और उसको 2 से 3 बार आपको शेयर करना होगा। यहां पर जो महिला अधिकारी है उसको वार्न करा गया कि आप जो आईपीएस के ओहदे पर हैं, जिस पद पर आप बैठी हैं, अपने पति और अपने ससुराल वालों को धमकाने, उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आप इस प्रकार के जो पद का अपना मिसयूज नहीं करेंगी। साथ ही साथ अपना जो प्रभाव है, आपका जो इन्फ्लुएंस है एज एन आईपीएस ऑफिसर, उसका भी आप मिसयूज नहीं करेंगी। इन सभी चीजों को प्रतिबंधित करा गया। ना एक बात आती है डेटा की। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और आपने आसपास देखे भी होंगे कि किस तरह से मिसयूज इन सभी चीज़ों का किया जाता है। तो जो कोर्ट के द्वारा जो चिंता जताई गई है इन सभी केसेस पर वो, और साथ ही साथ जो मिसयूज के जो डेटा हैं उन डेटास के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। आइए उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी की तरफ से यूपीएससी सीएससी के जो हमारे कोर्सेज हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी 19,999 रुपये में आप सबके लिए लेके आया है हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं। 12 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिलता है यहाँ पर। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको मिलेंगी डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ में। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको शुभ 50 ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सारे के सारे जो बैचेस हैं वो बैचेस 31 तारीख से लाइव हो रहे हैं। सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 27,999 इस प्राइस में आप इनको अवेल कर सकते हैं। अब एक डेटा को समझने की कोशिश करिए। जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात कर रहा हूं, इस एक्ट को जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ 498A के बारे में बात करते हैं, इससे संबंधित कुछ डेटा है यहाँ पर, इसको देखते हैं। ये जो हमारा सेक्शन है 498A, ये 83 में जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उनके माध्यम से इसको यहाँ पर लागू कराया गया था। और वो इसलिए था ताकि जो महिलाएं हैं उनका शोषण ना हो सके, और साथ ही साथ जो क्रूरता है, ससुराली जनों के द्वारा जो क्रूरता करी जाती है, उससे उनका संरक्षण वो हम प्रदान कर सकें। स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस और जो दहेज उत्पीड़न है इसको यहाँ पर रोका जा सके। अब दरअसल क्रूरता की जो परिभाषा है इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कई बार इसकी वेगनेस की वजह से भी मामले और ज़्यादा क्रुशियल हो जाते हैं। यानी कि ऐसा कोई आचरण या तो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे, मानसिक या फिर शारीरिक क्षति पहुंचाए, दहेज की अवैध मांग के लिए उत्पीड़न हो, तो इसमें 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, ये सारे प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए हैं। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर दुरुपयोग का, मिसयूज का, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कई बार ऐसा बोला गया है कि इस 498A, ये जो ऐसा मामला है, इस पूरे के पूरे सेक्शन का कानूनी आतंकवाद के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार वास्तविक शिकायतें नहीं होती, उसके बावजूद भी जो ससुराल वाले लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर करा जाता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म के नाम से इस सेक्शन को यहाँ पर बताया है। झूठे या फिर बढ़ा चढ़ा के दर्ज किए गए मामलों के माध्यम से तलाक या फिर भरण पोषण में लाभ पाने की कोशिश करी जाती है। पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करने का जो साधन है वो एक ये सेक्शन हमारा यहाँ पर बन गया है। साथ ही यहाँ पर अगर आप कुछ केसेस का जिक्र करें, रेफरेंस लें, तो 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये केस आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो धारा 498A है इसको ढाल की बजाय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लाया तो इस एक्ट को गया था ढाल के लिए कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसी क्रूरता होती है, कोई शोषण होता है, तो इसके माध्यम से आप अपना बचाव करें, लेकिन ढाल नहीं, अब हथियार के तौर पर इसका मिसयूज किया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा। आंकड़ों के बारे में बात करते हैं तो थोड़े से यहाँ पर हमारे कुछ जो डेटा है, जरूरी डेटा है, इस जरूरी डेटा के बारे में बात करते हैं। आइए डेटा क्या कहता है इसको एक बार देख लेते हैं। 2020 में यहाँ पर ये इतने मामले देखे गए, 1,11,549 इतने मामले दर्ज होते हैं, जिनमें से 14.4% केसेस को पुलिस ने बिना मेरिट के बंद कर दिया। यहाँ पर कंप्रोमाइजेस हो जाते हैं, केस वापस ले लिए जाते हैं। इनमें से 5520 जो मामले थे वो स्पष्ट रूप से झूठे पाए गए। और ये जो ऐसे बिना मेरिट के मामले जो बंद करे जाते हैं, ऐसे मामलों में ज्यादातर कंप्रोमाइज की कंडीशन बनती है। कन्विक्शन रेट के बारे में बात करें, 2018 के समथिंग का ये डेटा है हमारे पास, देखेंगे केवल 13% कन्विक्शन रेट होता है, यानी कि 87% मामलों में सजा होती ही नहीं है। या तो केस वापस ले लिए जाते हैं या फिर कोई सबूत नहीं होते, यानी कि झूठे केस का इस्तेमाल यहाँ पर करा जाता है। अगर इस तरह के किसी भी जो हमारे सेक्शंस हैं या फिर एक्ट हैं, अगर उनका मिसयूज होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे कोई मामले या फिर ऐसे कुछ केसेस सामने नहीं आते, ऐसी प्रताड़नाएं नहीं होती। मैं आपके सामने कुछ डेटा लेके आया हूँ, आइए इस डेटा पर नजर डालते हैं। ये डेटा दरअसल जो हमारी डाउरी डेथ्स हैं या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उन सबसे चीज़ों से रिलेटेड है। तो आप देखिए यहाँ पर घरेलू हिंसा त्रासदी, इसके बारे में बात करेंगे तो ये हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के बीच का जो डेटा है, यहाँ पर ये जो वायलेंस था, यहाँ पर घरेलू हिंसा लगभग 29.3% महिलाओं ने इसको एक्सपीरियंस करा।
अपराध दर यानी कि हम क्रिमिनल रेट यहां पर देखें तो एनसीआरबी का जो 2022 का डेटा है वहां पर हम देखें तो 66 पॉइंट यहां पर जो 4 लाख कुछ महिलाएं हैं, ऐसी चीजें महिलाएं देखने को मिलेंगी। इनमें से 45,256 कुल ऐसे अपराध हमें इनके अगेंस्ट में देखने को मिलेंगे। ये एनसीआरबी का डेटा हुआ। 498 ए मामलों में सजा यहां पर देखें तो बेंगलुरु बेस एक स्टडी हुआ था, उसके बेसिस पर है ये। 2202 मामलों में से सिर्फ 24 सजा हुई, यानी कि केवल 1% ही यहां पर सजाओं की दर है। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। दहेज मृत्यु के अगर केसेस देखें, यानी कि एनसीआरबी 2022 का डेटा है, इनमें से अगर हम देखेंगे तो जो हमारे टोटल 13,479 दहेज अधिनियम के मामले थे, इनमें से यानी कि 6450 में से, यानी कि टोटल जो केसेस यानी कि दहेज मृत्यु के जो केसेस पूरे के पूरे हुए थे, इनमें से 6450 दर्ज हैं ऐसे जो दहेज के और मृत्यु के ऐसे केसेस उनके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। राज्यवार वितरण के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये भी एनसीआरबी का डेटा है। यूपी, बिहार, एमपी 80% तक मामले यहां पर ऐसे स्टेट्स में मिलते हैं जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में हैं। राष्ट्रीय औसत के बारे में बात करें तो लगभग 17 से 22 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 7,000 दहेज मृत्यु प्रति वर्ष आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। ये नहीं कह सकते अगर किसी भी एक्ट का किसी सेक्शन का अगर मिसयूज हो रहा है तो क्या ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। जरूरत है हमें एक संतुलन बिठाने की। साथ ही साथ अब जैसे इस केस में करा गया कि यहाँ पर कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का यूज करके और जो साथ ही साथ जो वास्तविक रूप से जो लोग अपराधी नहीं थे उन लोगों को बचाया गया, भले ही एक महिला आईपीएस ऑफिसर क्यों ना हो, वो कितना भी मिसयूज अपनी ताकत का क्यों ना करे। वैसे सेक्शंस जैसे ये सेक्शन 498 है, अगर इनके बारे में बात करें तो थोड़ा सा जुडिशरी का स्टैंड यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसे जो 498A जो सेक्शन है इसके ऊपर वेरियस केसेस में सुप्रीम कोर्ट या फिर अदर जो केसेस हैं उन केसेस में जो कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स का क्या स्टैंड यहाँ पर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखें आप, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी 1988 का केस है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दहेज की मांग करता है तो उसको क्रूरता के दायरे में रखा जाएगा। इसी प्रकार से समर घोष केस में बोला गया मानसिक उत्पीड़न को भी क्रूरता में शामिल कराएं। अगर आप मेंटली हरास किसी को करते हो, वहां पर वो ऐसी क्रूरल्टी करते हो तो उसे भी यहां पर इसके अंतर्गत रखा जाएगा। सविता भटनागर केस, इसमें भी बोला गया कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए क्रूरता की परिभाषा है उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। झूठे आरोप लगाना भी मानसिक उत्पीड़न माना गया, यानी कि के श्रीनिवास राव केस है, इसमें भी बोला गया कि झूठे आरोप भले ही कोई, चाहे मान लो वाइफ है, वाइफ की तरफ से फिर कोई भी अगर लगा रहा है वो भी मानसिक उत्पीड़न के अंदर आएंगे तो अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। कुछ केस और देखिए, अचिन गुप्ता केस देखें, 2024 में केस आता है। कोर्ट ने संसद से कहा कि धारा 498A इसकी समीक्षा की जाए बिकॉज अ बिग नंबर ऑफ जो फेक केसेस हैं ऐसे हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। मंजू राम यहां पर देखेंगे ऐसा एक केस आता है, मंजू राम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि आपको क्रिमिनल लॉ का अंधाधुंध जो इस्तेमाल करा जा रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी कि इसका जो मिसयूज करा जा रहा है वो भी काफी ज्यादा डेंजरस है। तो इस तरह से अल्टीमेटली ये सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से भी अगर हम देखें, यानी कि संसद के द्वारा ऐसे कुछ रिफॉर्म, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है। साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर इन सभी चीजों को रेगुलेट करने की ज्यादा आवश्यकता है। हमें हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसे थोड़ा सा सुधारना होगा ताकि एक्चुअल में जो किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है उसका शोषण भी ना हो और जो बेगुनाह व्यक्ति है वो भी ऐसे केसेस के बीच में ना फंस के रह जाए। क्योंकि इस केस के बारे में जो मैंने आपको बताया, इस केस में लगभग 100 दिनों से ज्यादा जो पति था इस लेडी का, पति और पति के साथ में उनके जो पिता थे, उन दोनों को जेल में रहना पड़ा था बिना किसी क्राइम के, बिना किसी चीज के। उनको ये सजा का जो भुगतान है वो भुगतान करना पड़ा था। तो इन सभी चीजों को हमें इंश्योर करने की जरूरत है। आपका इन सभी मामलों पे क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।